दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, साथ में निफ्टी है, एंथ्रोपिक को लेकर कुछ बड़ी खबरें जो हमने यहाँ पे कवर की है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, आज यूएस के मार्केट बंद है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एफ की सिचुएशन को देखते हैं कि आज एफ ने क्या किया। एफ ने आज बेचा है 972 करोड़ रुपीस का माल नेट। ठीक है। और कल के दिन भी, यानी पिछले सेशन के अंदर भी काफी बड़ी बिक वाली की थी। आई थिंक 7 या 7,500 करोड़ के आसपास का माल बेचा था 13 तारीख को। एफ की सेलिंग वापस से शुरू हो चुकी है, और जो मेजर सेलिंग है ना, वो अभी चल रही है आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में। और रीजन दोस्तों आपको बताइए, रीजन है एआई। अब देखिए, और कुछ बड़ी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, कुछ बड़े डेटा पॉइंट्स, फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक इवेंट अभी चल रहा है जिसमें पीएम मोदी होस्ट कर रहे हैं, और उसको हम बोल सकते हैं एआई समिट इंडिया 2026। और इसके अंदर बातचीत की जा रही है एआई को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसे बेनिफिट हम उठा सकते हैं। पीएम मोदी इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी जो लीडर्स हैं टेक कंपनीज के, उनके साथ में, कुछ कंपनीज हैं उनके साथ में, और ये डिटेल में कुछ और समय तक चलने वाला है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, 16 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 20 फरवरी तक चलेगा। तो 4 दिन यहाँ पे जो भी न्यूज़ होगी वो इम्पैक्ट करेगी इंडियन स्टॉक मार्केट को, एआई कंपनीज को, आईटी कंपनीज को। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि मेक इन इंडिया, आपको बताइए। और साथ में यहाँ पे एक लॉन्च होगा सरकार का, क्रिएट इन इंडिया। और ये बेसिकली होगा टेक कंपनीज को लेकर। जैसे यूएस के अंदर काफ़ी क्रिएटिव कंपनीज हैं, तो उस तरीके इंडिया के अंदर भी कोशिश की जाएगी वैसी कुछ कंपनीज बनाने की। और उसकी वजह से जॉब बढ़ेगी, जो भी खतरा है एआई की वजह से जॉब्स जाने का। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि एआई अगर कुछ जॉब खाएगा तो हम कुछ ऐसा करें ताकि नई जॉब्स हम बना सके। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इसकी सिचुएशन को समझ लेते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर अभी ये चल रहा है, 16 से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। और इसके अंदर कोशिश यही है कि क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज़, ना कि रिप्लेस हो जॉब। यानी एआई के डर से जॉब रिप्लेस नहीं हो, बल्कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाए। कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, आगे चल के पता चलेगा। बाकी क्रिएट इन इंडिया, ये जो मिशन है ना, इसको लेकर अभी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ने रिएक्शन देना शुरू किया है। और वो जो कंपनीज है उनका नाम है एआई कंपनीज। एआई स्टॉक्स आज आपने देखे हो गए, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स चले हैं, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं। E2E ने, इस तरीके जो कंपनीज उन्होंने अच्छा किया है, उन कंपनीज ने अच्छा किया जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं। उन कंपनीज ने अच्छा नहीं करा जिनके या तो नंबर्स वीक है या कुछ और प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ कंपनीज ने अच्छा नहीं करा, उनको चेक कर लेते हैं। नेटवेब अच्छा नहीं किया आज, क्लोजिंग प्लस में नहीं हुई। और इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, प्रमोटर की सेलिंग। प्रमोटर अभी इसमें बेचना शुरू कर चुके हैं अपनी होल्डिंग्स को। और डिटेल में डेटा मैंने आपको दिया था, बल्क डील के जरिए इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेचा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है। एफ और डी की होल्डिंग भी कुछ खास नहीं इंडिकेट कर रही है। साथ में, माफ कीजिएगा, साथ में देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ओरिएंट के स्टॉक को भी क्रैश होता हुआ 10% के साथ में स्टॉक नीचे गया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आपको बताइए, नंबर्स काफी वाहियात आना, काफी खराब आना। हमने इसके नंबर्स देखे, नंबर्स के अंदर कुछ खास नहीं था। और जैसे ही कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आती है, एकदम से बड़ी बाइंग होती है। ट्रेडर यूज़ करते हैं बाय सेल करने के लिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऊपर कभी कभी फंस जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था साफ साफ। तो यहाँ पे इन दो कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा नहीं किया। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मार्केट की जो सिचुएशन है ना, क्वेश्चन आता है अपने दिमाग के अंदर कि पैसे है, जो भी इनकम आ रही है, सैलरी है, जो भी पर मंथ इन्वेस्ट करने की, या फिर एग्जिस्टिंग जो भी इनकम है, करे तो करे क्या। कुछ भी सही नहीं है। अगर मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताऊं यहाँ पे डेटा, तो भी कुछ खास नहीं है। अगर गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में डेटा देखे तो भी कुछ खास नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखे तो भी कुछ खास नहीं है। तो पैसे जा कहाँ रहे, उसको चेक करते हैं। फर्स्ट, वन बाय वन हम देखते हैं चीज़ों को कि कैसा डेटा है। फर्स्ट अपन बात करते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के लिए एक डेटा प्रस्तुत है आपके सामने, जिसके अंदर आपको बताने की कोशिश है कि Q3 की जो अर्निंग्स है वो कैसी गई। अर्निंग्स कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट हर एक कंपनी की। निफ्टी 50 की तो कंप्लीट हो ही चुकी है। डेटा कुछ ऐसा है कि ये 7वां ऐसा क्वार्टर है, स्ट्रेट क्वार्टर है, जिसके अंदर सिंगल डिजिट की पैट ग्रोथ मिली है।
और वो जो ग्रोथ है ना वो कितनी है, वो है 7% की। यानी निफ्टी की जितनी भी कंपनीज है, अगर उसका एवरेज करें अपन कि कितना ग्रोथ दिखाया है Q3 में, तो 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है डेटा या फिर नहीं। सो यस, बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब 7% की ग्रोथ अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है, तो समझ जाओ कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कितनी लो है निफ्टी से या फिर स्टॉक मार्केट से। ये 7वां ऐसा क्वार्टर है कंटिन्यूसली जिसने सिंगल डिजिट प्रॉफिट दिया है। ये लॉन्गेस्ट स्ट्रीक यहाँ पे बन चुका है इंडियन लार्ज कैप कंपनीज का सिंस द पैंडमिक 2020 के बाद में। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वार्टर, 7 क्वार्टर हम बोल सकते हैं सिंगल डिजिट में निकले, यानी उससे पहले वाले जो क्वार्टर्स जा रहे थे निफ्टी के वो डबल डिजिट के साथ में थे। यानी जो लार्ज कैप कंपनीज थी वो डबल डिजिट के साथ में ग्रो कर रही थी प्रॉफिट को। अब सोच लो मिड कैप एंड स्मॉल कैप किस तरह से ग्रो कर रही थी। सो वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है। सो इस वजह से जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है वो भी अभी थोड़ी सी वीक हो चुकी है। आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने अच्छा किया, ग्रोथ निकाली। बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, ये कुछ निफ्टी की कंपनीज हैं, HDFC बैंक, TCS। ठीक है, इन्होंने जो भी 7% की ग्रोथ थी ना उसमें 78% का योगदान दिया। बाकी जो खराब करी थी कंपनीज, टाटा मोटर्स, सिप्ला, ICICI बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, इन कंपनीज ने निफ्टी को वीक किया। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जिस तरीके एक्सपेक्टेशन थी 7% की, एक्सपेक्टेशन तो देखो कमी थी, आई थिंक 5% की एक्सपेक्टेशन होगी और 7% के साथ में ग्रोथ आई। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन निफ्टी से काफ़ी लो है और एक्सपेक्टेशन पे ही मार्केट चलता है। वो रिजल्ट आते जब पता चलता है कि कैसा क्या किया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पे ही मार्केट चलता है। इट मीन्स मार्केट अभी चलने के मूड में नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही काफ़ी लो है। ठीक है, ये इक्विटी की हम बात करें। अब हम सोने चांदी पे आते हैं और सोने चांदी की सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो प्राइजेस है ETF की, वो 7% तक क्रैश कर गई थी। और उसके पीछे का रीज़न है कि इनके जो स्पॉट प्राइजेस हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर में भी पैसे नहीं जा रहे। अगर ऐसा हो कि इक्विटीज नीचे आ रही है तो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर चलने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब मार्केट ना ही गोल्ड एंड सिल्वर में बाय करने में इंटरेस्टेड है और ना ही इक्विटीज में बाय करने में इंटरेस्टेड है। सो गोल्ड एंड सिल्वर की भी बैटरी अभी लो हो चुकी है। आपको बताइए कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो बैटरी थी हमेशा चार्ज रहती थी कुछ टाइम से, कुछ क्वार्टर से, बट अभी के समय ये लो हो चुकी है। सो टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं है। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा और इक्विटी के अंदर भी शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा, ऐसा डेटा बता रहा है। इसके बाद में बिटकॉइन पे आते हैं। चलो ठीक है, दोनों जगह पैसे नहीं बन रहे और कुछ है भी नहीं चांसेस फिलहाल। शॉर्ट टर्म की बात करूँ, देखो लॉन्ग टर्म में तो तीनों कैटेगरीज एकदम अच्छी है, बढ़िया है। पहले लॉन्ग टर्म समझ लो। लॉन्ग टर्म मतलब ये जो ट्रम्प अभी है मार्केट के अंदर 3 साढ़े 3 जो भी साल है उसके बाद वाला टाइम, यानी इन एसेट्स में, चाहे वो इक्विटीज हो, गोल्ड सिल्वर हो या बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, मतलब उसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है जो 3 साल तक अपने पैसे को छोड़ देगा, वो भूल जाएगा, 3 क्या 5 मान लो, वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसी को ही करना चाहिए। सो बिटकॉइन की सिचुएशन को देखें तो ये भी वीक है, 40-50% ये भी अपने हाई से नीचे है। सो मार्केट अभी देखिए दोस्तों ये करने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी वॉलेटाइल एसेट्स है यहाँ से पैसे निकाल रहा है और जितनी भी कंसिस्टेंट एसेट्स हैं, कंसिस्टेंट बिल्कुल तो कुछ होता नहीं है लेकिन वॉलेटाइल के कंपैरिजन में तो कंसिस्टेंट जो एसेट्स हैं मिल जाती हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। क्या है वो एसेट, ऑलरेडी मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुका हूँ, डेटा दिया था मैंने आपको, और वो जो डेटा है वो ये है गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड मार्केट के अंदर अभी अच्छी तेजी चल रही है और वहीं पे पैसे अभी जा रहे हैं। ठीक है, या आप डेटा के जरिए भी देख सकते हैं। हमने गोल्ड एंड सिल्वर, इक्विटीज, कॉइन्स सब देख लिया, उसके साथ में हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। सो डेटा कुछ ऐसा है कि सरकारी जो बॉन्ड यील्ड है, अनलाइकली, ऐसा नहीं होगा कि Q4 में गिरेगी। थोड़ी सी गिरी अभी बट Q4 में नहीं गिरेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ में आप देख सकते हैं PSU बॉन्ड बढ़ चुके हैं डेट मार्केट की क्वालिटी की वजह से। ठीक है, सो इसका मतलब यह है, जैसे कि आपने देखा अभी पिछले कुछ टाइम में कि यील्ड बढ़ रही है प्लस इन्फ्लेशन भी देख लो कैसा आ रहा है यूएस में, इंडिया में तो कुछ कट के चांसेस है नहीं।
तो पैसे मार्केट से निकल के, गोल्ड एंड सिल्वर से भी निकल के यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था, आपके दिमाग में भी अभी होगा कि हमें यहाँ पे पैसे लगाने हैं तो कैसे लगाए। देखो ये सब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर चलता है तो ठीक है, पैसे बनते हैं, वो पॉइंट आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सरकारी बॉन्ड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऑप्शंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं आपको यहाँ पे खरीदना बेचना है, मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है, जैसे यूटीआई बैंकिंग पीएसयू फंड, ये सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। 1 साल में 7% के रिटर्न है बिना किसी रिस्क के। यहाँ पे आपने देखा अच्छी तेजी, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन ये Q4 में गिरेगा नहीं, ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। प्लस एग्जिट लोड यहाँ पे नील है, कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकता है इंसान, और एक्सपेंस रेशियो भी ना के बराबर है, 0.20% के आसपास है, ठीक है, इसमें जीएसटी वगैरह सब आ चुका है। सो अब आप एक्सप्लोर करना चाहो कि मार्केट अभी पैसे कहाँ पे फ्लो कर रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, तो इन फंड्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये वही फंड है, ये वही बॉन्ड्स है जहाँ पे मार्केट अभी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये एकदम से क्रैश नहीं करते, ऐसे सोचो कि Q4 में नहीं गिरेगा तो बाद में गिरेगा क्या। एक बार देखो इसका चार्ट, देखो, समझो, सीखो, पढ़ो इसके ऊपर, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिले स्टॉक्स के, उसको चेक कर लेते हैं। एस्ट्रल 3% की तेजी बन गई, और मार्केट जैसे जैसे चल रहा था ना वैसे वैसे ये स्टॉक भी चला है, तो मार्केट के साथ में चला है, वो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, यानी मार्केट के साथ गिर भी सकता है। वैल्यूएशन 90 के आसपास है, अभी भी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर्स भी अच्छे देने चाहिए, बट नंबर्स अच्छे इसने नहीं दिए, एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। रीज़न क्या है स्टॉक के चलने के पीछे का, उसको चेक करते हैं, उससे पता चलेगा कि रीज़न टिकाऊ है या फिर शॉर्ट टर्म है। सो रीज़न है दोस्तों शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आई थिंक एक्सिस ने बोला है कि एस्ट्रल खरीद लो, और भी कुछ कंपनीज है उसको ले लो, 20% आपको मिलेगा। ये रीज़न है, इसकी वजह से स्टॉक चला है, टिकाऊ रीज़न ही है। अगर मैं प्रॉफिट के मार्जिन की बात करूँ तो क्यून के बेसिस में गिरे हैं और वायनोवा बेसिस में गिरे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स देखो शॉर्ट टर्म में भी वही चलता है जहाँ पे एफ होती है। एफ तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में पैसे निकाल रही है, तो शॉर्ट टर्म में कहाँ से चलेगा। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ क्वार्टर्स, अगर आप कुछ 2-4 दिन का शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो ठीक है, वो सट्टा होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे एफ बेच रही है, डी ले रही है फॉर लॉन्ग टर्म, यानी 3-5 साल के लिए यहाँ पे ठीक है डेटा। बाकी एक्सेस को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसको ले लो। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के ब्रेकआउट करने के पीछे का। रिजल्ट अच्छे आते हैं, कमेंट्री अच्छी आती तो ठीक है, फिर अपन बोलते हैं कि यहाँ पे तेजी टिकाऊ है। बट मार्केट का हाल आपको बताइए, मार्केट के अगेंस्ट में ऐसे पहुंच जाएगा, मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, बाकी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपन ये देखें कि ब्रेकआउट इसने कर दिया, अगला रेसिस्टेंस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट इसका बना हुआ था, कम से कम यहाँ तक अगर हम इसको मेजरमेंट करें तो 8% का गैप है, ठीक है। तो इतनी ही बातें यहाँ पे होगी इस कंपनी के लिए लॉजिकली, बाकी तो इलॉजिकल काफ़ी सारी बातें हो सकती है कि ऑल टाइम हाई जाएगा, यहाँ से 5 गुना 10 गुना होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो कंपनी है जिसका स्टॉक क्रैश कर चुका है, आरबीजी, 10% का सर्किट आई थिंक इसने लगा दिया, 11 का पी, अब इसका अब तो अपडेट होने के बाद में और नीचे हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए इसके रिजल्ट है, जहाँ पे बाकी कंपनीज ने 700% की ग्रोथ दी, नेट प्रॉफिट में 500% की, वहाँ पे यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिला। सेन को हमने देखा 3 का मार्जिन 13 का हो गया, उस बेचारे को भी पीट दिया, लेकिन यहाँ पे तो 11 का 13 हुआ है, तो समझ जाओ। तो इतना कुछ खास हुआ नहीं है, गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज किया उसका फ़ायदा ही कंपनी नहीं उठा पाई, और इसकी वजह से सेल्स कंपनी की जस्ट 17% के साथ में बढ़ी, नेट प्रॉफिट 33% के साथ में बढ़ा है, जो कि रेगुलर ग्रोथ है, जो गोल्ड का फ़ायदा है एक्चुअली, वो कंपनी नहीं उठा पाई। सो ये मार्केट को ख़राब लगा। सेकंड, अगर आप देखोगे तो क्यून के बेसिस पे भी 19 का जो मार्जिन था वो घट के 13 का हुआ है, जो कि बढ़ना चाहिए था, जहाँ पे बाकी कंपनीज बढ़ा रही है। सेकंड पॉइंट, अगर हम देखें एफ की होल्डिंग, तो एफ कंप्लीटली एग्जिट कर चुकी है, डी ने भी ना के बराबर होल्डिंग ली है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से स्टॉक आज बेचा है इन्वेस्टर्स ने। सो जब तक ये आपको ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक कोई भी स्विंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं होगी, और ब्रेकआउट मिलना तो अभी पॉसिबल नहीं है इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।